तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले टॉपिक्स में हमने त्रिभुज को समझा था, आज हम चतुर्भुज को समाप्त करेंगे। और चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के प्रकार कितने हैं, क्या क्या होता है, सारी डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि चतुर्भुज क्या है। देखिए, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि चतुर्भुज है क्या, नहीं है, तो चतुर्भुज एक ज्यामिति की ऐसी आकृति होती है, जैसे कि मैंने एक चतुर्भुज बना लिया ये, तो ज्यामिति की ऐसी आकृति होती है जिसके चार भुजाएं होती हैं। कैसी होती है? चार भुजाएं होती हैं, चार ही इसके कोण होते हैं और चार ही इसके क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? चार ही इसके शीर्ष होते हैं। अब मैं बात करूं तो चतुर्भुज दो चीज, मतलब दो शब्द तो एक ही है, लेकिन इसमें दो पार्ट है। पहला है हमारा चतु, चतु का मतलब होता है चार, यहाँ से आया। और भुज का मतलब क्या होता है? भुज का मतलब होता है भुजा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। समझ गए दोस्तों? तो हम बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे कि जिसके चार कोने होने चाहिए, चार शीर्ष होने चाहिए, चार ही उसमें बनने वाले आंतरिक कोणों का योगफल भी 360 होना चाहिए, जिसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं। तो आइए हम डेफिनेशन को लिखकर समझाते हैं आपको। तो देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले कि चतुर्भुज चतुर्भुज एक चार रेखाओं से घिरी बंद, चार रेखाओं से घिरी बंद ज्यामिति ज्यामितीय आकृति को कहते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या समझा कि चतुर्भुज एक चार रेखाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति होती है, आकृति को कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था कि चतुर्भुज का अर्थ है, यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज का अर्थ है दो वर्ड इसमें, एक तो है चतुर, क्या है? चतुर। चतुर का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एक राइट लगा हुआ है, वो भी हम एक तरीके से आधार ले सकते हैं इस टाइप से। चतुर का मतलब होता है चार। दूसरा है हमारा भुज, भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ठीक है, चतुर प्लस भुजा मिलकर जो बना रहा है वो क्या है? चार भुजाओं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को तो चतुर्भुज कह रहे हैं। तो देखिए कि इसमें चार भुजा होती है, चार भुजा, चार कोण, कौमा चार शीर्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चार शीर्ष होते हैं। और इनके चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी एक चतुर्भुज की छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई।
जिसमें ये बताया जा रहा है कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज का अर्थ क्या है, चतुर्भुज हमारा ऐसे आकर किन किन भुजाओं से मिलकर बना होता है, वो सब चीजों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि चतुर्भुज एक 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति, बंद ज्यामितीय आकृति को कहते हैं। चतुर्भुज का अर्थ है चतुर मतलब चतुर का मतलब होता है 4, भुजा का मतलब भुज का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुज का मतलब भुजा होता है। यानी इसमें 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं और इनके चारों यहाँ पे करते हैं हम कि चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी देखते हैं कैसे होता है। इसको मिटा देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं। करना क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ विस्तार से। देखिएगा जैसे कि मैंने क्या करा, एक चतुर्भुज ले लिया। कोई चतुर्भुज है, ये हमें नहीं पता कौन सा प्लान में, इसके क्या होंगे 4 कोण होंगे। ठीक है, क्या होंगे 4 कोण होंगे। मैंने बताया था कि चार भुजा होनी चाहिए, 4 शीर्ष होने चाहिए, 4 कोण होने चाहिए और 4 सब चीज होनी जरूरी होती है, तभी इसका नाम चतुर्भुज पड़ा है। समझ गए? तो चतुर्भुज में क्या करना था, 1 2 3 4 भुजाएं, 1 2 3 4 कोण। ऐसे ही इसके क्या है 4 शीर्ष भी होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, मैंने बताया था कि इसके चारों आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कैसे होता है समझिएगा। ठीक है, देखिए कोई भी चतुर्भुज आप बना लो, चाहे ऐसा बना लो, इस टाइप से कुछ बना लो, चाहे ऐसा बना लो, चाहे आप किसी भी टाइप का बना लो, ये सारे क्या है, ये चतुर्भुज है। क्या है सारे? ये चतुर्भुज है, क्योंकि सब में कोण 4 बनने हैं, 4 इसी से 4 ही क्या है भुजाएं पाई जा रही हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसका एक नाम देता हूं A B C और D। मैंने यहाँ पे नाम दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D। इन सबका योगफल 360 डिग्री के बराबर होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये कुछ ले लिया, जैसे ये तो एक आयताकार दिख रहा है आपको, कोई भी एक ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो इसका मान लो 60 डिग्री, इसका मान लो ऐसे कुछ मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसको 100 डिग्री मान लेते हैं, इसको 30 डिग्री मान ले, 30 नहीं, इसको मान लो आप 45 डिग्री, 45 से ज़्यादा मान लो 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री। तो हमने कहा आपसे ये वाला एंगल बताओ, तो आप क्या करोगे, इसी सभी जैसे इसका नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया, इसका डी दे दिया, तो सभी इनके मान जितने भी हैं सबको आप इसमें पुट कर दो। तो आपने क्या लिया कि एंगल ए का मान 100 है, एंगल बी का मान 60 है, एंगल सी का जो मान है बेटा वो आपका कितना दे रखा है, ये हटा दीजिए। अब आप एंगल सीधे अंश में आ गए तो अंश में रख लीजिए। इसका मान मैंने कह दिया इसे 60 डिग्री हो गया। अब मैंने कहा एंगल डी बताइए, तो एंगल डी का नाम क्या दे रखा है हमने, ए दे रखा है, तो 360 डिग्री लिख लिया। अब आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, ऐसी जाएगा, प्लस इनको जोड़ लो 120 डिग्री हो गया बराबर, और प्लस ए बराबर 360 डिग्री ऐसे ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि 100 ये है, 120 ये है, तो ये कितने हो जाएंगे 220 हो गए बेटा, प्लस ए करके 360 लिख सकता हूँ मैं। तो ए का मान यहाँ पे कितना आएगा 360 माइनस 220 डिग्री। तो जो एंगल ए है उसका मान हमारा क्या निकल के आएगा भाई, 360 में से हम क्या करेंगे 220 को माइनस कर देंगे, ये 0 ये 4 और ये 140 डिग्री आपका प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच करने के लिए देखिए क्या होता है कि जो हमारा ये जो मान निकला ये बिल्कुल सही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होना चाहिए। तो वो तो मैंने बताया। तो एंगल सब सारे जितने भी मान हैं सभी आप लोग सब इन सबका मान कितना था 220 प्लस अभी जो निकला था उसका कितना है 140 तो है बेटा। अब इनको हमारे कितने डिग्री के बराबर चाहिए 360 डिग्री, 220
प्लस 140 को ऐड कर लो, 0 6 360 हो गया। तो हमारे कितना आया 360 डिग्री बराबर 360। दोनों पार जब मान बराबर आ जाए तो समझ लेना जो आपने मान निकाला है वो एकदम सही निकाला है। क्या निकाला है? एकदम सही निकाला है। अभी हम चतुर्भुज को खत्म करने के बाद नेक्स्ट वीडियो आप तक लेके आएंगे, उसका नाम होगा ओनली कोण। कोण जानते हैं आप, कोण क्या होता है उसके बारे में पूरी तरीके से हम आपको जानकारी देंगे। अभी हम चतुर्भुज को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि देखिएगा इधर विद एग्जाम्पल के आपको समझाएंगे सारी बातें। अब मैं बात कर रहा हूँ कि चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए चतुर्भुज के कितने प्रकार पढ़ेंगे हम यहाँ पे। चतुर्भुज प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज के कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ूंगा वर्ग। क्या पढ़ूंगा? वर्ग पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं पढ़ूंगा आयत। तीसरे नंबर पे पढ़ूंगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। और चौथे नंबर पे मैं पढ़ूंगा समचतुर्भुज। और पांचवें नंबर पे जो पढ़ने वाला हूं वो मेरा है पतंग। अब मैं यहाँ पे इतने चतुर्भुज की गणना करने वाला हूँ विद एग्जांपल, विद प्लस विद फॉर्मूले की। सबसे पहले हम वर्ग की बात करेंगे। तो वर्ग क्या है? आप जानते हैं कि वर्ग वह आकृति होती है, यानी चतुर्भुज की वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। अगर मैं बात करूं उसके विकर्णों की, तो विकर्णों में भी जो एंगल कटान बिंदु से जो एंगल बनाए जाएंगे वो भी आपको कितने डिग्री के बनेंगे दोस्तों? पूरे 90 डिग्री के बनेंगे। तो मैं पहले टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा करता हूँ। जैसे कि मेरा पहला टॉपिक है वर्ग, ये आगे बाकी नीचे वाले सारे टॉपिक्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। वर्ग की, तो वर्ग क्या है, ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं कि वर्ग क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने कोई भुजाएं ले ली, अब मैंने कह दिया चारों भुजाएं बराबर है। जैसे अगर इसका मान मैंने 1 दिया तो इसका भी a होगा, इसका भी a होगा, इसका भी होगा। जैसे a b c और d, यानी कि चारों भुजाओं के मान सदैव अगर माप अगर बराबर बैठे तो आप समझ लेना वो कैसा चतुर्भुज है? एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग। हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसके आंतरिक कोण जितने भी होते हैं सभी कोण एक 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण कैसे होंगे? 90 डिग्री के बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं किसी भी वर्ग का विकर्ण देखूं, जैसे मैंने ये विकर्ण देखा तो इनके दोनों विकर्ण जो भी होंगे दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। विकर्ण कैसे होंगे? बराबर होंगे। और मैं बात करूं बेटा, जैसे कि यहाँ पर ये विकर्ण जो होते हैं दूसरे को काट रहे हैं। काटने का मतलब होता है कि दो समान भागों में ये क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित कैसे कर रहे हैं? तो लिखेंगे कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर तो समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो तो दूसरे समकोण पर समद्विभाजित, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। और वैसे आप देखोगे इधर से भी देखोगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर भी क्या बैठेगा? 360 डिग्री बैठेगा। यानी विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करना है तो वो उनको दो यानी कि 90 डिग्री से ही इनको समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी समकोण पर उसको समद्विभाजित कर रहे हैं। इसलिए क्या होंगे? इनके विकर्णों में अगर जो भी कोण बन रहे हैं उनको भी देखो तो 360 डिग्री चारों का बैठेगा। और वहां पर अगर इनके जो शीर्ष पर बन रहे हैं, जो इनके शीर्षों पर जो बन रहे हैं कोण यानी कि एंगल, उनके भी ऊपर कितना बैठना चाहिए? 360 डिग्री बैठना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए आइए कि होता क्या है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, ध्यानपूर्वक समझिए कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है
जिसकी सभी भुजाएं या भुजाओं की माप सदैव बराबर होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमने क्या बताया था कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की माप सदैव बराबर होती है। और मैं यहाँ पे देख सकता हूं जिनके आंतरिक जिनके प्रत्येक आंतरिक कोणों आंतरिक आएगा कोणों की इनके आंतरिक कोणों की माप 90 डिग्री होती है। ठीक है, 90 डिग्री होती है और उन सभी आंतरिक कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की जो माप होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। सभी भुजाओं की जो माप होती है वो बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। और मैंने बताया कि जिनके प्रत्येक आंतरिक कोणों की माप कितनी होती है, 90 डिग्री होती है और उन सभी आंतरिक कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। इसको हम कहते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है, और देखिए यहाँ पे और लिखते हैं कि वर्ग के वर्ग के दो बराबर विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या सीखा कि जो वर्ग होता है इसके दो बराबर विकर्ण होते हैं और दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो ऐसे मैंने ये मान लो कोई वर्ग बना दिया, क्या बना दिया, कोई वर्ग बना दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके का कुछ मैंने वर्ग बनाया। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये बड़ा बना लिया। इसके जो विकर्ण है ये दोनों बराबर होंगे और इन पर जो कटाव इन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस चीज को मैं आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब आपको मैंने इस डेफिनेशन के थ्रू बता दिया है। अब मैं इसके फॉर्मूलों पर भी ध्यान दूंगा। तो फॉर्मूले देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीखूंगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप वर्ग, एक मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे, वर्ग का
क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर कोई वर्ग है, माना कोई वर्ग है, ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसका चित्र, ये कोई क्या है, वर्ग है। अब मैंने बताया था कि जो वर्ग होता है उसके सभी भुजाएं कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती हैं, और सभी विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कोणों चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, जैसे मैंने मान लिया इसका भी मान क्या है, a है, इसका भी क्या है, a है, इसका भी क्या है, a है, और इसका भी क्या है, a है। ये चारों भुजाओं को मैंने, चारों जो भुजाएं दे रखी हैं इनको मान लिया a, यानी कि कोई एक भुजा में ले लूंगा, जैसे मैंने मान लिया कि उसकी AC भुजा a है, तो बेटा जब AC है तो बाकी बची हुई तीन भुजाओं भी a होंगी, क्योंकि सभी भुजाएं कैसी होती है, इज ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि वर्ग का क्षेत्रफल किस तरीके से हम निकालेंगे, वो आपको देखना होगा। कि जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, से भुजा इनटू भुजा, भाई दोनों बराबर भुजा, तो क्या आएगा इसका कि भुजा इनटू भुजा, यानी कि देखा जाए कि भुजा इनटू भुजा, a गुणा a यानी कि a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूं सीधे सीधे परिमाप की, तो देखिएगा परिमाप क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। तो परिमाप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी आकृति की भुजाओं को जोड़कर हम लिख देते हैं, वो परिमाप हो जाता है। और मैं अगर बात करूं यहाँ पर जिसकी अगर सेम भुजाएं दे रखी है सेम, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, भुजा इनटू भुजाओं की संख्या, यानी कि इसका एक सेमली फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि भुजा गुणा भुजाओं की संख्या, जिसके आप देख पा रहे भुजा का क्या है, एक, भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4, तो इसका क्या बन गया 4। ये क्या होता है, इसका परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसका क्षेत्रफल इनटू परिमाप को निकाल लिया है। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे हम मानते हैं कि यही एक आकृति ले लेते हैं जिसकी मैंने कहा, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि एक वर्ग की AB जो भुजा है, भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और परिमाप भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि और परिमाप भी। देखिए दोस्तों, और मैं बात करूं यहाँ पे कि परिमाप भी निकालना है, जैसे कि मैं जानता हूं कि पहले मैं बात कर रहा हूं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या था आपका, भुजा स्क्वायर, तो कितनी सेंटीमीटर भुजाएं, 2 सेंटीमीटर भुजाएं, तो 2 का स्क्वायर यानी कि हम जान सकते हैं यहाँ पे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जितने भी क्षेत्रफल निकाले जाते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो वर्ग में निकलती है, और जितने की भी वॉल्यूम निकाले जाते हैं, इनके आयतन निकाले जाते हैं, वो हमेशा हमारे किस में निकलते हैं, क्यूब में निकलते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए समझता हूँ कि अगर मैं इसका निकालता हूँ दोस्तों परिमाप, तो परिमाप कैसे निकालोगे, ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने फॉर्मूला लिखा था 4 गुणा a, 4 गुणा 2 था ना, भुजा 2 दे रखी है, तो भुजा मैंने क्या ली थी 2, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा 2 और इधर भी क्या आएगा हमारा 2 और इधर भी क्या आएगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा कि 4 दूनी लेता हूँ तो 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकाला जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो है हमारा आयत। क्या है, आयत। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं, आयत क्या होता है।
तो आयत क्या है हम पहले बता चुके। देखिए पहले समझ लेते हैं आयत है क्या। देखिए आयत का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर व बराबर होती है। ठीक है, चार भुजाएं इसमें, चार कोण इसमें होंगे, चार शीर्ष भी इसके हैं, तो यानी कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब आयत की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, ऐसे ए मान लो इसको, बी मान लो इसको, सी मान लो इसको, डी मान लो इसको। इसमें ये भुजा हमेशा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा हमेशा इसके बराबर होगी। यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, जिसको हम आयत कहते हैं। इसके प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये तो वर्ग में भी था, में भी था। इसके दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखता हूं कि आयत चार भुजाओं वाली एक समकोणीय का मतलब समझ रहे हैं, जिसके सभी कोण समान होते हैं। तो भुजाओं वाली एक समकोणीय आकृति 2D आकृति है। ठीक है, कैसी आकृति है, एक 2D आकृति है। जैसे कि मैं देखता हूं, यहाँ पे जानता हूं, देखो कि जिसके सभी आंतरिक कोणों का, एक मिनट, जिसके सभी आंतरिक कोणों की माप 90 डिग्री होती है। और मैं बात करूं आयत के आमने सामने की भुजाएं सदैव बराबर व समांतर होती है। आयत के दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि आयत चार भुजाओं वाली एक समकोणीय 2D आकृति है, जिसके सभी आंतरिक कोणों की माप 90 डिग्री होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं सदैव बराबर व समांतर होती हैं। आयत के दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे ये उतार लो। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल। तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम मान लो बी है, इसका सी है और इसका डी है। तो
तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है प्लस समांतर भी है, इसके बराबर भी है प्लस समांतर भुजा भी है। और इनमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का बनाता है, प्रत्येक कोण कैसा होता है 90 डिग्री बनाता है। और मैंने बताया था कि इनके बीच दो विकर्ण पाए जाते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार, एक मान लो ये बना लिया, अब इसको ये काट रहा है, इस तरीके से काट रहा है, तो ये जो है ना एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित पर यानी कि एक बराबर, यानी कि अगर एक काटेंगे तो एक 90 डिग्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर कितनी डिग्री का बनाएंगे? 90 डिग्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन? विकर्ण। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके क्षेत्रफल की, तो देखिए कि इसका अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो क्या हुआ, इसकी एक तो ये दे रखी है ब्रेथ और ये क्या दे रखी है लेंथ, तो इनके भी क्या करना, क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जैसे कि मानो ये आपकी क्या है, ये आपकी b है और ये l है, तो क्या हो जाएगा l इंटू बी, यानी कि भुजा गुणा भुजा, तो ये भुजा और ये भुजा की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या बन गया क्षेत्रफल। अब इसके अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप मैंने आपको दो तरीके से बताया था, एक तो सभी भुजाओं का ऐड है कि नहीं, और या एक तो सभी भुजाओं का ऐड, सेम भुजाओं को देख लेते हैं, तो सभी भुजाओं को ऐड करो तभी कितना आएगा, देखिएगा ये भी है तो ये भी रहता है और ये भी है, तो क्या हो जाएगा l प्लस l b प्लस b, यानी कि 2l प्लस 2b, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b आ गया। एक तो भाई इसका ये तरीका होता है, समझ गए सभी। दूसरा तरीका क्या होता है भाई, मैंने बताया था एक तो ये तरीका बेस्ट है, दूसरा तरीका क्या रहेगा देखिएगा आप कि सेमली क्या करेंगे, सेम भुजाओं को देख लेते हैं, तो सेम दो भुजाएं हो गई तो दो लिख लो। देखो मैंने क्या बताया था, भुजा यानी कि मैं ले लेता हूं कि भुजा गुणा भुजाओं की संख्या, किसकी, भुजाओं की संख्या प्लस, फिर मेरा क्या था कि भुजा गुणा भुजाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भुजा कितनी है भाई, दो गई, यानी कि l इनटू भुजाओं की संख्या कितनी है भाई, दो, एक ये गई एक ये हो गई, तो दो यहाँ चला लो प्लस, ये भुजा कितनी हो गई, दो, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, सॉरी भुजा क्या हो गई b, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, दो, तो ये क्या बनाएगा 2l प्लस 2b। अब यहाँ से कॉमन ले लो दो, तो l प्लस b। देखिएगा जो मैंने सेम प्रोसेस वर्ग में समझाई थी वही मैं यहाँ पर भी फॉर्मूले निकालने की प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें अगर फॉर्मूला निकालना आता है तो हमें कभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी आकृतियों का फॉर्मूला निकालना आना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो आता है तो कभी भी हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फॉर्मूला नहीं निकाल पाते हैं तो कभी भी आकृति को याद नहीं कर पाएंगे, समझ गए। क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ाई को एक बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों के साथ, मतलब एक मान लेते हैं बहुत बड़ी चीजें याद नहीं होगी, ये नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई को हमेशा अपनी जीवन शैली से रिलेटेड करो, अपने आसपास के वातावरण से रिलेटेड करो, आपको हमेशा पढ़ाई समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी में पूरा एक्सपेरिमेंटल समझा देता हूँ। जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर कि एक मिनट, यदि एक आयत की माना 2 सेंटीमीटर है, सॉरी L 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और B जो है वो ले लेते हैं बेटा 2 सेंटीमीटर, 1 मिनट, B जो है वो 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो बताना है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल की बात करता हूं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा, अगर मैं बात करूं ओनली क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी। L कितना बेटा 4, B कितना बेटा 8, मैं सीधे लिख लूं सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
और वैसे भी क्षेत्रफल उसमें ही निकलता है। अब मैं बात करूंगा इसके परिमाप की। किसकी बात करने वाला हूं मैं? परिमाप की। तो देखिए परिमाप बराबर क्या हो गया। परिमाप की बात करूं तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि 2l प्लस b कर लेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा। l आपका कितना माना था मैंने बेटा? 4 प्लस b कितना माना था? 8। तो 2 ऐसे ही रहेगा, इनको जोड़ लो और उसके बाद इनकी कर दो मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा बेटा? 24 सेंटीमीटर। समझ गए ना सभी बच्चे? समझ गए ना सभी बच्चे? समझ गए? क्योंकि सारी चीजें हमारी किस में दे रखी थी बेटा? सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इसको भी कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आपको आयत भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और हमारे YouTube चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपको कुछ नई नई टेक्निक के साथ समझाने की कोशिश करेंगे।